तो आज के इस लेक्चर में हम रिकर्जन में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं रिकर्जन पे बेस्ड उनको सॉल्व करेंगे। ये हमारा फोर्थ पार्ट होगा रिकर्जन का। अभी तक हमने 3 पार्ट कवर कर चुके हैं, अभी और भी शायद आएगा। ठीक है, क्योंकि रिकर्जन पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जो कि काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होते हैं और कुछ क्वेश्चंस लेंदी भी होते हैं। तो उसके लिए आपको क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली एनालाइज करके ही सॉल्व करना होगा तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जस्ट एनालाइज करने की रिक्वायरमेंट होती है। और एनालाइज आप प्रॉपर्ली आप कर लेते हो, देन यू कैन इजीली गेट अ रिजल्ट। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले गो थ्रू कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हम आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो पहला है द फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज फॉलोज। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है और कुछ 4 स्टेटमेंट है, इनमें से हमको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है। ये गेट 2007 में आया था। सेकंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल 1 and 2। हमारे पास एक चंक ऑफ कोड गिवन है और कुछ कंडीशंस हैं जो कि हमें कम कैलकुलेट करना है। ठीक है, वो गेट कैर पुट कैर पे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। हम जानते हैं गेट कैर पुट कैर इनपुट आउटपुट के लिए यूज में आता है। ठीक है, वो हम देखेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है गेट 2008 में पूछा गया था। और थर्ड क्वेश्चन है, ये लिंक्ड क्वेश्चन है एक्चुअली। हमारे पास एक चंक ऑफ कोड गिवन है और हमें कंप्यूट करना है कि अगर हम 173 इस फंक्शन पास करते हैं तो इन व्हाट इज़ द रिजल्ट। और फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास 2 कोड गिवन है P1 एंड P2 और हमें दोनों कोड को कैलकुलेट करके देखना है कि इसमें से किसका आउटपुट जो है थर्ड वाले क्वेश्चन से मैच हो रहा है। तो उस पे उसके बेस पे हम आंसर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है मेरा गेट 2008 में आया था। और फिफ्थ और सिक्स्थ भी लिंक्ड क्वेश्चन है और यहाँ भी ये एक रिकर्जिव सी फंक्शंस गिवन है और हमें आर्गुमेंट पास करना है इस फंक्शन में और कैलकुलेट करना है व्हाट इज़ द रिजल्ट। ये क्वेश्चन जो है गेट 2011 में आया था। ठीक है, तो चलिए ये सारे क्वेश्चन हम 1 by 1 सॉल्व करते हैं। ओके, दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज फॉलोज। इंट एफ इंट एन इज आर्गुमेंट। और हमारे पास कंडीशन है कि इफ़ एन इज लेस देन इक्वल टू 1 तो 1 रिटर्न करे। अदरवाइज अगर इसका मॉडुलर 0 होता है तो वो रिटर्न एफ ऑफ एन बाई 2 करे, अदरवाइज रिटर्न एफ ऑफ n-1 करे। तो एज्यूमिंग दैट आर्बिट्रली लार्ज इंटीजर्स कैन बी पास्ड एज अ पैरामीटर टू द फंक्शन, तो कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें पहले स्टेटमेंट देखना है कि एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट है द फंक्शन एफ टर्मिनेट्स फॉर फाइनाइटली मैनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि हमारा फंक्शन एफ टर्मिनेट हो जाएगा फाइनाइटली मैनी डिफरेंट वैल्यूज, मतलब फाइनाइट वैल्यूज ऑफ एन के लिए मेरा जो है फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि द फंक्शन ऑफ टर्मिनेट्स फॉर इनफाइनाइटली मैनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड है, मतलब एन इनफाइनाइट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन हमें मतलब इतने लगेंगे टर्मिनेट होने में। इनफाइनाइटली मैनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज से हम इस फंक्शन को टर्मिनेट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द फंक्शन एफ डज नॉट टर्मिनेट। यहाँ फंक्शन टर्मिनेट ही नहीं होगा फॉर फाइनाइटली मैनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन के लिए, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू के लिए मेरा फंक्शन टर्मिनेट नहीं होगा। फोर्थ स्टेटमेंट है द फंक्शन एफ डज नॉट टर्मिनेट फॉर इनफाइनाइटली मैनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन। तो चलिए हम इसको समझते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे n का कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमको सबसे पहले इस फंक्शन को एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। तो देखिए इंट एफ इंट एन, एन में हमने आर्गुमेंट पास किया। अगर n लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो ही हम इस फंक्शन से टर्मिनेट हो पाएंगे, मतलब हम इस फंक्शन से रिटर्न हो पाएंगे। ओके, अदरवाइज हम यहाँ मॉडुलर कंप्यूट करेंगे और अगर इक्वल टू 0 होता है देन एफ ऑफ एन बाई 2 हमें कंप्यूट करना पड़ेगा और फिर से हम रिकर्सिवली एफ को कॉल करेंगे। अदरवाइज इट विल कम इनटू एफ ऑफ 3n-1। ओके, तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि अगर मान लो कि एक हम एग्जांपल लेते हैं
एग्जांपल ये लेते हैं कि अगर मेरे पास n इक्वल्स टू 19 होता है, ओके, 19 लेस दैन इक्वल टू 1, 19% टू मॉडुलर 1, 19 इंटू 3 मतलब 19 357 माइनस 156, तो फिर ये n का वैल्यू मेरा इंक्रीज हो गया, राइट। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जब तक n का वैल्यू 1 होगा नहीं तब तक हम टर्मिनेट हो नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो 3n-1 में n का कोई वैल्यू जाएगा तो वो हम इंक्रीज हो जाएंगे हम, मतलब कि हम टर्मिनेट नहीं हो सकते हैं अगर हम एल्स पार्ट में आते हैं। लेकिन अगर हम इसमें आते हैं, एल्स इफ पार्ट में आते हैं, तो ये हम कंटिन्यूसली n की वैल्यू को हम रिड्यूस करते जा रहे हैं, n/2 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 n/2, ओके। तो ये तभी पॉसिबल है जब n% 2 इक्वल टू 0 होगा, मतलब 2 का मॉडुलर होगा। तो 2 का मॉडुलर किस केस में हो सकता है? जब हमारा जो n का वैल्यू है वो पावर ऑफ 2 हो, मीन्स 2 के पावर में हो। मतलब 2 के पावर में मतलब n का वैल्यू क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8, 16, देन 32, देन 64। चलिए कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 32। अगर 32 आएगा लेस दैन इक्वल टू 1, ये 0, 32/2 16, फिर 16 मैच करेगा 1 से, फिर एल्स इफ में आएगा 16% टू 0, फिर 16/2 8, फिर 8/2 4, फिर 4/2 2, फिर 2/2 1, और फिर हम रिटर्न 1 कर देंगे। 1/1 रिकर्सिवली हम रिटर्न होते चले जाएंगे। लेकिन अगर वो 2 के मल्टीपल में नहीं हुआ, मतलब आप मान लो हम कौन सा वैल्यू ले लें, 37 ले लेते हैं या 35 ले लेते हैं, ठीक है। 35 लेते हैं, 35 लेस दैन इक्वल टू 1, 35% टू क्या होगा, ये नॉन जीरो है, तो 35 इंटू 3 ये और इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो n का वैल्यू है वो 2 के मल्टीपल में होना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि ये टर्मिनेट तो होगा, ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है? द फंक्शन एफ टर्मिनेट्स फॉर फाइनाइटली मैनी डिफरेंट वैल्यूज। यहाँ पे पावर ऑफ 2 का जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल है, फाइनाइट नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो हमारा जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि द फंक्शन एफ टर्मिनेट्स फॉर इनफाइनाइटली मैनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ओके। और जो वेरिएबल जो वैल्यू पावर ऑफ 2 के फॉर्म में नहीं है, ठीक है, वो भी इनफाइनाइट हो सकते हैं। इस केस में द फंक्शन एफ डज नॉट टर्मिनेट फॉर इनफाइनाइटली मैनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन, तो ये 4। इसका मतलब सेकंड एंड 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसी भी वैल्यू का यूज़ नहीं किया है, हमने एनालाइज किया है कि किस फॉर्म में अगर डेटा आएगा तो वो रिटर्न करेगा, किस फॉर्म में नहीं आएगा रिटर्न करेगा। एल्स इफ में अगर जाएगा तो ही चांस है कि उसके रिटर्न होने का और एग्जिट होने का इस फंक्शन से, और वो तभी पॉसिबल है जब मेरा एन जो है पावर ऑफ 2 के फॉर्म में हो, तो ही हम एल्स इफ के पार्ट में जाएंगे, तभी हम इसमें एफ ऑफ n/2 कर सकते हैं। अदरवाइज ये क्या है कि हम बराबर इंक्रीज होते जाएंगे, 3n-1 3n-1 हर बार मेरा n का वैल्यू इंक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि जो भी वैल्यू इसमें कैलकुलेट होगा वो इस n में पास हो जाएगा, तो कंटिन्यूस इंक्रीज होता जाएगा, हम n इक्वल टू 1 पे पहुंच ही नहीं पाएंगे, सो आवर फंक्शन विल नॉट टर्मिनेटेड। तो इसका मतलब है हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, चूज दी करेक्ट ऑप्शन, choose the correct option to fill 1 and 2 so that the program below prints an input string in the reverse order। देखिए हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, रिवर्स फंक्शन, और उस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं मेन फंक्शन से, और इसमें हम कुछ वैल्यू इनपुट कर रहे हैं और वो हमें रिवर्स करके दे रहा है ये रिवर्स फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं गेट कैर का यूज़ हम कर रहे हैं इनपुट के लिए, ओके। तो यहाँ पे जब सबसे पहले जब रिवर्स कॉल होगा और यहाँ पे आर्गुमेंट वॉइड है, इसका मतलब है कि वी आर नॉट पासिंग एनी आर्गुमेंट। तो रिवर्स जब कॉल होगा तो पहले इफ़ कंडीशन चेक होगा, इफ़ कंडीशन चेक होगा यहाँ पे, ठीक है। इफ़ कंडीशन में
वन मेंशन है। इसका मतलब है कि अगर ये इफ़ कंडीशन ट्रू होता है तो ही हम रिवर्स को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हो कि हम इनपुट के लिए गेट कैर का यूज़ करें। गेट कैर क्या करता है, जो भी स्टडी इन या स्टैंडर्ड इनपुट पे कोई भी डेटा आता है, कोई भी कैरेक्टर आता है, उसको वो गेट कैर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रिसीव करता है। कोई भी डेटा आता है तो वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रिसीव करता है। ओके, जैसे HIT हिट हम पास करेंगे तो एच रिसीव करेगा, फिर आई करेगा, फिर टी करेगा, कैरेक्टर वाइज करता है। ओके, तो इसका मतलब इसका जो हम इस एक्सप्रेशन का जो फॉर्मेट होता है वो होता है कि सी इक्वल टू गेट कैर फंक्शन है, दिस विल बी कॉल्ड नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि एज्यूम दैट द इनपुट स्ट्रिंग इज टर्मिनेटेड बाय अ न्यू लाइन कैरेक्टर। नॉर्मली गेट कैर के केस में हम एंड ऑफ फाइल का यूज़ करते हैं टर्मिनेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ है कि यूज़ न्यू लाइन कैरेक्टर। तो यहाँ पे हम न्यू लाइन कैरेक्टर लिखेंगे स्लैश n। तो यहाँ क्या होगा कि अगर हमने कोई भी कैरेक्टर स्ट्रिंग पास किया तो वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सी में असाइन होगा और सी मैच होगा स्लैश एन से। तो इट इज़ नॉट मैचिंग, तो इफ़ कंडीशन से इफ़ कंडीशन से क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट एफ, यहाँ पे सॉरी, तो ये प्रिंट इसमें चला जाएगा, फिर ये रिवर्स कॉल होगा, फिर रिवर्स कॉल होगा, फिर यहाँ इफ़ कंडीशन पे चेक करेगा, फिर ये वेट चेक करेगा स्टैंडर्ड इनपुट को कि कोई कैरेक्टर है कि नहीं, मतलब क्योंकि गेट कैर जो है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा को रीड करता है स्टैंडर्ड इनपुट से। तो हो मान लो अ, हम स्टैक लेते हैं, सबसे पहले वो गेट कैर पे वेट कर रहा है कि स्टैंडर्ड इनपुट कोई डेटा है कि नहीं। हमने एक कैरेक्टर एंटर किया एच, तो गेट कैर विल रिसीव दिस एच एंड असाइन इनटू सी। ओके, और ये मैच होगा स्लैश एन के बराबर है कि नहीं, नहीं है, इफ़ कंडीशन में आएगा, रिवर्स कॉल होगा, फिर रिवर्स कॉल हुआ यहाँ, फिर ये गेट कैर चेक करेगा, तो हमने पास किया आई, फिर सी में आई का वैल्यू आ जाएगा, मैच करेगा न्यू लाइन से, न्यू लाइन से मैच नहीं होगा, फिर रिवर्स को कॉल करेगा, फिर हमारा इफ़ कंडीशन में आएगा, फिर हमने पास किया टी। ठीक है, फिर टी पास किया तो फिर मैच नहीं हुआ, फिर से रिवर्स कॉल हुआ, फिर रिवर्स कॉल हुआ। इस बार क्या करते हैं हम, इस बार हम एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करेंगे इसका मतलब है मेरा न्यू लाइन कैरेक्टर पास हो जाएगा स्टैंडर्ड इनपुट में, और स्टैंडर्ड इनपुट में जैसे ही पास होगा तो गेट कैर उसको रीड कर लेगा और वो सी में असाइन कर देगा। नाउ सी विल बी मैच्ड विथ न्यू लाइन कैरेक्टर, इसका मतलब मेरा इफ़ कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे ही टर्मिनेट होगा तो हम नेक्स्ट लाइन पे मीन्स अपने प्रीवियस कॉल्ड फंक्शन पे आ जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे हमने एंटर किया था टी, अब हमें टी को प्रिंट कराना है, तो वी नो पुट कैर इज यूज टू प्रिंट द कैरेक्टर। तो जैसे ही आएगा तो हमारा टी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर ये वाला इंस्टेंस कब कॉल हुआ था, इस वाले पे, इस वाले इंस्टेंस पे जब यहाँ पे मेरा सी जो वैल्यू था वो आई था, तो फिर ये पुट कैर से मेरा आई हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और फिर रिटर्न होके एच पे आ जाएगा, TIH। तो हमने रिवर्स स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इसका इसमें ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन है यहाँ पे डी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट फॉर लिंक्ड आंसर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन गेट 2008 में आया था। ओके, तो देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंसीडर दी कोड फ्रेगमेंट रिटेन इन सी। मेरे पास वाइड फंक्शन है, यहाँ पे हम कंडीशन है एन ग्रेट लेस देन इक्वल टू 1, तो ये प्रिंट करे, अदरवाइज ये प्रिंट करे, और हम मेन फंक्शन से एफ ऑफ 173 एज आर्गूमेंट हम पास कर रहे हैं इस एफ फंक्शन में। ठीक है, तो चलिए इसको हम स्टैक से समझते हैं, और सबसे पहले हम इस होल क्वेश्चन को समझते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। यहाँ पे लिंक्ड क्वेश्चन है 3 और 4, जो 3 में मेरा आंसर आएगा वो आंसर फोर्थ क्वेश्चन में भी हमारे पास 2 चंक ऑफ कोड है P1 P2, और थर्ड वाले आंसर से
कौन सा आंसर P1 का आंसर मैच हो रहा है कि P2 का आंसर मैच हो रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए पहले हमको थर्ड क्वेश्चन को कंप्यूट करना पड़ेगा करेक्टली, तभी हम फोर्थ क्वेश्चन को कर पाएंगे। ओके, तो चलिए फिर पहले हम यहाँ पे हम वैसे आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि जब भी हम आर्गुमेंट पास करते हैं तो वो कहाँ स्टोर होता है, स्टैक में। तो क्या हो रहा है कि 173 हमने इस एफ फंक्शन में हमने पास किया, तो जैसे ही हमने पास किया तो ये 173 स्टैक में स्टोर हो गया। 173 इज लेस दैन इक्वल टू 1 नहीं है, एल्स पार्ट में आएगा। फिर 173/2 करेंगे। 173/2 कितना होता है, 86। ओके, उसके बाद 173/2 86। फिर एफ ऑफ 86 कॉल करेगा, तो 86 गया, तब मैंने यहाँ पे एलिमेंट पास किए तो 86 स्टैक में स्टोर हुआ। फिर हम एल्स पार्ट में आएंगे। 86/2 क्या होता है, 43। तो 43 को कॉल करेगा, यहाँ आर्गुमेंट में पास होगा एज आर्गुमेंट, तो ये मेरा 43 मेरा फंक्शन स्टैक में स्टोर हो गया। फिर ये एल्स पार्ट में आएगा ये। फिर 43/2 क्या होता है, 42। 43/2 क्या होता है, 21 यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो 21 फ्रैक्शनल पार्ट हम इग्नोर करें क्योंकि यहाँ पे हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, राइट। फिर 21 मेरा पास हुआ, तो इसलिए वो स्टैक में स्टोर हो गया। फिर 21/2 क्या होगा, 10, राइट। 21/2 क्या होगा, 10 होगा। 10 होगा तो 10 को हमने पास किया यहाँ, तो ये मेरा स्टैक में स्टोर हो गया 10। फिर 10/2 क्या होता है, 5। 5 को हमने पास किया है फंक्शन में एज आर्गुमेंट, तो यहाँ पे मेरा स्टैक में 5 स्टोर हो गया। फिर 5/2 क्या लेंगे हम, 2 लेंगे। ओके, तो 2 लेंगे तो क्या होगा, 2 हमने पास किया, स्टैक में 2 स्टोर हो गया। ठीक है, फिर 2/2 1। 1 को हमने एज ए आर्गुमेंट पास किया, 1 को हमने एज ए आर्गुमेंट पास किया, तो 1 स्टैक में स्टोर हो गया, राइट। अब क्या होगा कि अब इफ एन लेस देन इक्वल टू 1, 1 इक्वलिटी होल्ड कर रहा है यहाँ पे। तो जब भी जैसे ही होल्ड कर रहा है तो हम इस इफ कंडीशन में एंटर कर जाएंगे और प्रिंट करेंगे 1, क्योंकि यहाँ पे एन का वैल्यू 1 है। और मेरा ये फोल फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि एक इंस्टेंस है ये। इस इंस्टेंस से हम बाहर आ जाएंगे, लेकिन इस इंस्टेंस को कौन कॉल किया था, जब n इक्वल्स टू 2 था। ठीक है, तो हम फिर 2 वाले पार्ट में आ जाएंगे। जब जब n इक्वल्स टू 2 था, वो 2 कब था, जब वो उसमें हम एल्स पार्ट में थे। तो n% 2 कितना निकला था, n% 2 कितना निकलेगा, n% 2 2% 2 2% 2 होगा 0। ठीक है, उसका मेरा फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद 2 के बाद कहाँ जाएंगे n इक्वल्स टू 5 पे, जिस इंस्टेंस पे n इक्वल्स टू 5 था उस पे हम पहुंच जाएंगे। और फिर हम कहाँ थे, यहाँ f ऑफ 5 पे थे। ये अपना इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा और फिर 5% 2 पे आएंगे। 5% 2 क्या होगा, 1 होगा। सिमिलरली 10% 2 क्या होगा, 0 होगा। देन 21% 2 1 होगा। देन 43% 2 1 होगा। देन 86% 2 86% टू 0, देन 1। तो आउटपुट मेरा क्या आया थर्ड वाले केस में, 1 0 1 0 1 1 0 1। इसका मतलब मेरा डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि P1 का आंसर ये सेम आता है या P2 का सेम आता है। तो सबसे पहले हम P1 को कैलकुलेट करते हैं। P1 में क्या है, P1 में भी हम एक स्टैक लेंगे और हमने 173 एज ए आर्गूमेंट पास किया, तो ये स्टैक में चला जाएगा। हमने 173 पास किया यहाँ एज ए आर्गूमेंट, मेरा 173 आ गया स्टैक में। अब हम चेक करेंगे n/2 जीरो है या नहीं है। नॉन जीरो है, तो 173/2 क्या होगा, 86। 86 को हमने फंक्शन में पास किया, 86।
सिमिलरली 43, फिर 21, फिर 10, फिर 5। ओके, 5 है आर्गूमेंट में, हमने इसमें 5 पास किया। फिर 5/2, 5/2 मतलब 2, 2.5 होता है, तो हमने 2 लिया। तो फिर यहाँ पे एंटर किया 2/2। जब हमने 2 पास किया यहाँ, फिर 2/2 1, फिर यहाँ f(2/2) 1, 1 पास किए, 1 पास किए तो यहाँ 1 होगा। ठीक है, 1 पास कर दिए यहाँ एज आर्गूमेंट। फिर यहाँ पे 1/2 हुआ। यहाँ पे जैसे 1 पास किए तो मेरा स्टैक में स्टोर हो गया 1। और इफ़ कंडीशन चेक करेंगे 1/2 क्या 0 है कि नहीं है, तो 0 हो जा रहा है, तो ये n%2 प्रिंट कर देगा। तो 1%2 क्या होता है, 1। फिर अपने प्रीवियस वाले कॉल्ड फंक्शन पे हम रिटर्न हो जाएंगे। तो फिर यहाँ यहाँ पे रिटर्न होंगे, यहाँ इस पोजीशन पे आएंगे। लेकिन इसकी ये f(n/2) ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया। तो हम जब n=2 था, तो हमने प्रिंट किया n%2। n%2 क्या है, 0। फिर 5% 2 क्या होगा, 1। फिर 10% 2 0, 21% 2 1, 43% 2 1, देन 0, देन 1। यहाँ आउटपुट क्या आ रहा है इसका, 1 0 1 0 डबल 1 0 1। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेरा आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, 1 0 1 0 डबल 1 0 1। अब चलिए P2 को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे P2 में भी ऐसा ऑप्शन से पता नहीं चल रहा है कि P2 गलत है कि सही है, तो हमें P2 को भी देखना पड़ेगा। तो P2 को हम कैसे करेंगे, 173 हमने पास किया यहाँ, 173 लेस दैन इक्वल टू 1 नहीं है। तो जैसे हमने पास किया n की वैल्यू 173, तो 173 पहले स्टैक में चला जाएगा। उसके एल्स पार्ट में जाएंगे और n%2 निकालेंगे। n%2 क्या होगा, 1। फिर f(n/2), क्योंकि यहाँ पे हम पहले ही प्रिंट करवा रहे हैं, यहाँ पे हम रिकर्जन के साथ हम प्रिंट करवा रहे थे। ठीक है, जब हमारा फंक्शन टर्मिनेट हुआ था। लेकिन P2 के केस में हम साइमल्टेनियसली प्रिंट करवा रहे हैं। जैसे 173 आया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मॉड्यूलर जो निकालेंगे वो 1 आएगा। उसके बाद 173/2 करेंगे 86। 86 हमने पास किया, तो दिस इज 86। 86 लेस दैन इक्वल टू 1 है, नहीं है, एल्स पार्ट में आएगा। 86%2 क्या होगा, 0। फिर 86/2 43। फिर 43 हम पास करेंगे तो ये स्टैक में चला जाएगा। 43%2, फिर ये 1 होगा। 43/2 क्या होगा, 21। 21 पास किए एज आर्गूमेंट एफ फंक्शन में, तो 21 मैच होगा, एल्स पार्ट में आएगा। 21%2 क्या होगा, 1 होगा। और 21/2 क्या है, 10। 10 को फिर हमने पास किया, तो वो आर्गूमेंट में इसमें स्टैक में आ गया। फिर 10 आएगा यहाँ, फिर यहाँ इफ़ में नहीं आएगा, एल्स में आएगा। 10%2 क्या होगा, 0। ओके, फिर हमने 10 को एज आर्गूमेंट पास किया फंक्शन में, और 10 को हमने पास किया। फिर 10%2, चलो ठीक है, अ, ये 10 था, 10%2 पास किया, 0। ठीक है, फिर 10/2 5 हो जाएगा। 5 हम पास करेंगे यहाँ, 5 पास करेंगे यहाँ, 10 आया था। फिर n/2, 10/2 5, 5 पास करेंगे यहाँ। 5 विल बी मैच्ड विद दिस इफ कंडीशन। फिर एल्स पार्ट में जाएगा। 5%2 क्या है, 1। अब 5/2 क्या होता है, 2। तो 2 कॉल करेगा फंक्शन को, आर्गूमेंट में जाएगा 2, तो ये स्टैक में 2 चला जाएगा। फिर 2 लेस दैन इक्वल टू 1 नहीं है, एल्स पार्ट में जाएगा। 2%2 0। फिर फंक्शन 2/2 क्या होता है, 1। 1 जो है, फिर से इस फंक्शन को कॉल करेगा 2/2, तो n में 1 चला जाएगा। ओके, n में 1 चला जाएगा, 1 गया। इफ़ n लेस दैन इक्वल टू 1, ये करेक्ट है, तो यहाँ पे ये 1 प्रिंट कर देगा। ठीक है, और मेरा जो है ये फंक्शन जो है
ये जो इंस्टेंस है जब n इक्वल्स टू 1 था वो टर्मिनेट हो जाएगा और वापस से हम यहाँ रिटर्न हो जाएंगे, क्योंकि हम यहीं से कॉल कॉल हुआ था मेरा इससे। जब n इक्वल्स टू 2 था तभी हम कॉल किए थे, तभी मेरा n इक्वल टू 1 हुआ था। बट n इक्वल टू 1 वाला फंक्शन टर्मिनेट हो गया तो हम रिटर्न हो जाएंगे n इक्वल टू 2 वाले फंक्शन पे। और इसके बाद कुछ भी नहीं है तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो इस तरह से ये रिवर्स रिटर्न होता चला जाएगा और फाइनल जो मेरा आउटपुट आएगा वो आएगा 1011010101। आप यहाँ देख सकते हो कि 10111011 ये मैच नहीं हो रहा, मतलब P2 इज नॉट करेक्ट आंसर, P1 इज ओनली करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मेरा 3 4 था, अब हम आते हैं 5 और 6। चलिए अब क्वेश्चन 5 और 6 पे आते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंसीडर द रिकर्सिव सी फंक्शंस दैट टेक्स 2 आर्गुमेंट्स। ओके, हमारे पास एक चंक ऑफ कोड है अनसाइंड इंट फू और उसमें हम 2 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं अनसाइंड इंट एन और अनसाइंड इंट आर। और इस क्वेश्चन में एक इफ़ कंडीशन है इस कोड में, अगर n ग्रेटर देन 0 है तो वो रिटर्न कर दें ये n% r प्लस फू n बाई आर कॉमा आर, अदरवाइज ये रिटर्न करे 0। और इसके इस कोड के कॉरस्पॉन्डिंग 2 क्वेश्चन हैं 5 और 6। इसमें क्या है कि अगर फू फंक्शन में एज आर्गुमेंट हम 513 और 2 पास करते हैं तो क्या आउटपुट आएगा, और 6 क्वेश्चन में अगर 345 और 10 पास करते हैं तो क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम चेक करते हैं दोनों ही क्वेश्चन को। पहले 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन में मेरा जो फू फंक्शन है 513 और 2 है, इसमें इसको हमने कॉल किया अनसाइंड इंट फू n इक्वल्स टू 513 और r इक्वल्स टू 2। ठीक है, और अब यहाँ चेक करेंगे कि n ग्रेटर दैन 0 है तो है n इक्वल्स टू 513 है, n इज ग्रेटर दैन 0, तो ये इफ़ कंडीशन में जाएगा और रिटर्न n% r 513% 2, इसका मॉडुलर हम निकाल रहे हैं तो इसका मॉडुलर क्या निकलेगा 1। ठीक है, प्लस वो फंक्शन n/r क्या है 513/2 256 256 होता है 512 513 है तो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा तो हमने इग्नोर कर दिया बिकॉज इट्स अ इंटीजर वेरिएबल अनसाइंड इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, और कॉमा और आर की वैल्यू है 2। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हम क्या यूज़ करें, जैसे यहाँ कॉमा यूज़ करें कभी गलती से प्लस हो जाता है या यहाँ पर हम प्लस यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ गलती से कॉमा हो जाता है, तो ये सारे इश्यूज आ सकते हैं जो कि आपके कैलकुलेशन को लेंदी बना देगा, आपको गलत आउटपुट दे देगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ओके, नाउ फू फंक्शन अगेन कॉल्ड, फू फंक्शन कॉल्ड करेंगे रिटर्न, अब क्या है n%r 256% 2 2 क्या है ये क्या होगा 0। ठीक है, प्लस वो फंक्शन n/r क्या है 256/2 क्या है 128 कॉमा r क्या है 2, फिर से रिटर्न 128% r क्या है 0, फिर है फू फंक्शन 128/2 64 2, फिर है रिटर्न 64% 2 0 प्लस वो 64/2 क्या है 32 कॉमा 2, फिर रिटर्न 32% 2 क्या होगा 0 प्लस वो फंक्शन 32/2 क्या है 16 रिटर्न
16% to 0 प्लस 8/2 रिटर्न 8% टू फिर से 0 फंक्शन और 8/2 क्या है 4, 2 रिटर्न ये क्या है 2 है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है ना ये 21 जैसा लग रहा था, तो ये इस तरह के मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, तो 4% टू 0 प्लस वो 4/2 क्या होगा 2, 2 ब्रैकेट क्लोज। फिर है यहाँ रिटर्न 2% टू 0 प्लस 2/2 1, 2। ठीक है, उसके बाद रिटर्न n%r 1% टू क्या होगा 1 प्लस 1/2 क्या होगा 0, 2। ठीक है, अब n=0 है, n=2 अब हमारा 0 है। अब जब जाएंगे हम इफ़ कंडीशन को चेक करेंगे तो n>0 फॉल्स हो जाएगा, हम एल्स पार्ट में आ जाएंगे और ये फू फंक्शन 02 एक नया इंस्टेंस क्रिएट किया, मीन जिसने जो फंक्शन कॉल किया सब रूटीन कॉल किया, तो दैट उसमें n की वैल्यू जो थी वो 0 थी और r की वैल्यू 2 थी। तो वो जो रिटर्न करेगा वो इस कॉल्ड फंक्शन को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो क्या रिटर्न होगा 0, तो 1 प्लस 0 1। अब क्या है कि इसको किसने कॉल किया था, यहाँ से ये कॉल हुआ था, तो इसमें 1 चला जाएगा, तो 0 प्लस 1 1। फिर ये कहाँ से कॉल हुआ था, ये कॉल हुआ था यहाँ, 1 0 प्लस 1 1। फिर यहाँ भी 1 1। ठीक है, ये पूरा फंक्शन रिटर्न हो रहा है 0 प्लस 1। फिर ये पूरा कंप्लीट रिटर्न हो रहा है इसको 1। फिर ये जाएगा यहाँ 0 प्लस 1 1। फिर ये 0 प्लस 1 1। फिर ये आएगा यहाँ। अब क्या है 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। और इसको किसने कॉल किया था, इसको कॉल किया था वो 513,2 ने मेन फंक्शन से, तो वो इसको 2 रिसीव हो जाएगा और फाइनली हमें डी ऑप्शन मेरा आ जाएगा। ठीक है, अब हम 6th क्वेश्चन पे आते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे सिर्फ आर की वैल्यू चेंज है, वैसे दोनों चेंज है लेकिन जो इफेक्ट डाल रहा है हमारे लॉजिक को वो 10 है, r=10। तो यहाँ पे n=3 4 5 है और r=10 है। तो हम 3 4 5 इज ग्रेटर दैन 0। ठीक है, तो रिटर्न n%r 345% 10 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा इसका 5 आएगा। ठीक है, प्लस n/r 345/10 क्या होगा 34, 10। अब क्या होगा, अब फिर से फू फंक्शन कॉल होगा, फू फंक्शन कॉल होगा तो 34% 10, 34% 10 क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा 4। ठीक है, प्लस फू फंक्शन 34/10 क्या होगा 3.4 मतलब 3, 10। उसके बाद रिटर्न 3%r 3% r में 3% 10 n%r है, 3% 10 करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, प्लस 3/10 0, 10। अब की बार n=0 हो गया, n ग्रेटर देन 0 है नहीं है,
तो वो रिटर्न कर देगा 0 इस फंक्शन को। तो 3 + 0 3। अब ये जो कंप्लीट रिटर्न है ये 3 इसको आ जाएगा। तो 4 + 3 7। ये जो कंप्लीट है वो 7 इसको मिल जाएगा इस फू को। ठीक है, तो 5 + 7 12। अब ये 12 कहाँ जाएगा? ये 12 रिसीव होगा इस फू फंक्शन में जो कि मेन फंक्शन से कॉल हुआ था। ठीक है, तो जो मेरा आंसर होगा 7 + 5 = 12। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए क्वेश्चंस देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।